नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल द्वित क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको कक्षा 8वीं विषय विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र है और जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है वह प्रश्न बताएंगे। ये प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा 2025 में जो होने वाली है, आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में होने वाली है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, अपना यहाँ पे बोर्ड परीक्षा दी है, प्रश्न पत्र 2024 विषय विज्ञान कक्षा 8वीं। बच्चों, आपको बता दें, आपका जो पेपर का समय रहेगा वो 2.5 घंटे रहेगा। आपको 2.5 घंटे में पेपर को हल करना है और पूर्णांक कितने रहेंगे, आपके 60 अंक का पूर्णांक रहेंगे। तो 60 अंक के पूर्णांक हो गए तो आपको 60 अंक का पेपर होगा। तो फिर पेपर तो आपके टोटल कितने अंक में से रहेंगे, 60 अंक 100। तो 60 अंक के आपके क्या होगा, ये आपके पेपर से हो गए और 20 अंक आपके प्रोजेक्ट के रहेंगे और 20 अंक जो रहेंगे आपके किससे रहेंगे, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा की जो मार्किंग हुई है उससे रहेंगे। तो हम चलो देख लेते हैं। सबसे पहले जो आज हम आपको ये महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं, पूरा पेपर को हल करके बताएंगे। देखिए, आप देख सकते हैं हमने पूरे पेपर, जो आपका विज्ञान का पेपर है, इसमें कितने प्रश्न रहेंगे, आपके 26 प्रश्न रहेंगे और 26 प्रश्नों को हमने यहाँ पे आपको हल करके बताएंगे और समझाते हुए बताएंगे, तो आपको याद भी हो जाएगा। और आपको ये बता दें कि जो आपका जो पेपर है ये किस सत्र का, सत्र 2024 का है। आपको 2024 में जो पेपर हुए हैं वही ये पेपर है। किस प्रकार से आपके पेपर आएंगे आपको वह बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले आपको बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। बहुविकल्पी प्रश्न कितने रहेंगे, 5 रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक रहेंगे और ये प्रत्येक प्रश्न कितने अंक के रहेंगे, 1-1 अंक के रहेंगे। तो बहुविकल्पी प्रश्न। फिर उसके बाद आपको 5 अंक के क्या आएंगे, देखिए 5 अंक के आपके रिक्त स्थान आएंगे जो प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक रहेंगे। तो ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपको हम बता रहा है। तो चलिए देखते हैं, प्रश्न नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में क्या दिया है, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। जितने आपका जो प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो पहला प्रश्न देखिए, निम्न में से रबी फसल का सही युग्म है। ये आपको 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से कौन सी फसल कह रहा है, रबी फसल का। तो रबी की फसल कौन सी होती है ये मालूम होना चाहिए। तो रबी की फसल कौन सी होती है, वह फसल जो अक्टूबर माह में बोई जाती है और मार्च में काटी जाती है। तो बच्चों आप याद कीजिए, आप घर में कृषि कार्य करते हैं तो कृषि कार्य मालूम है कि अक्टूबर में कौन सी फसल बोई जाती है। अक्टूबर में आप गेहूँ बोते हैं, चना, सरसों, अलसी और दाल वगैरह जो होती है इत्यादि फसलें कहाँ बोई जाती हैं, अक्टूबर से में बोई जाती है और मार्च में काटी जाती हैं। और उसके बाद दूसरी फसल एक होती है खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल जून में बोई जाती है और सितंबर में काटी जाती है। तो क्या कहलाती है, खरीफ की फसल। जैसे खरीफ की फसल में क्या आ गया, धान है, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि क्या है, खरीफ की फसल है। अब हमारा प्रश्न यहाँ पे क्या है, रबी फसल का सही युग्म है। तो पहला ए नंबर दिया धान मक्का, तो धान मक्का रबी की फसल का युग्म नहीं है, किसकी फसल का है, खरीफ की फसल का है। सोयाबीन मूंगफली, तो सोयाबीन मूंगफली भी ये आपकी रबी की फसल का युग्म सही युग्म नहीं है, ये किसका सही युग्म है, खरीफ की फसल का है। और सी नंबर क्या है, गेहूं चना। तो गेहूं और जो चना है, ये गेहूं चना, इसका सही आंसर आपका आ जाएगा गेहूं और चना, क्योंकि ये काय की फसल कहलाएगी, रबी की फसल कहलाएगी। ये युग्म सही है, तो आपका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर गेहूं चना। डी नंबर का ऑप्शन भी सही नहीं होगा, कपास और मूंग। तो कपास खरीफ की फसल है और मूंग तो ये दाल में आ जाती है, तो रबी की फसल, तो लेकिन ये युग्म सही नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर गेहूं चना। तो आपका जो आंसर शीट मिलेगी उसमें आप सी नंबर, प्रश्न नंबर 1 का उत्तर सी नंबर गेहूं चना लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। ध्यान से समझ जाइए। आपको यहाँ ये पूछ सकता है, निम्न में से रबी की फसल का सही युग्म क्या है। तो 3 युग्म आपके गलत दे देगा और 1 युग्म रबी का दे देगा। तो रबी की फसल धान मक्का भी है और सोयाबीन मूंगफली, तो ये ध्यान रखना है। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि रबी की फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2, मोमबत्ती की ज्वाला में सबसे गर्म भाग कौन सा होता है। आप देखेंगे जो मोमबत्ती की ज्वाला होती है उसमें सबसे गर्म भाग कौन सा होता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, ए नंबर बाह्य क्षेत्र, बी नंबर मध्य क्षेत्र, सी नंबर आंतरिक क्षेत्र और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे आपके कोर्स में मोमबत्ती वाली ज्वाला वाला प्रश्न है, तो उसका जो बाह्य क्षेत्र होता है, मोमबत्ती का बाह्य क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है। तो हमारा उत्तर सही क्या होगा, ए नंबर बाह्य क्षेत्र। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आ जाता है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, रेड डाटा पुस्तक, क्या कह रहा है, रेड डाटा पुस्तक है। ए नंबर
संकटापन सभी स्पीच का रिकॉर्ड, बी नंबर लाल रंग की पुस्तक, सी नंबर सिर्फ संकटापन पौधों का रिकॉर्ड और डी नंबर सिर्फ संकटापन जंतुओं का रिकॉर्ड। तो जो रेड डाटा पुस्तक है वह क्या है, पुस्तक है, तो इसका सही आंसर आपको मालूम होना चाहिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। सोचो, प्रश्न क्या है आपका, रेड डाटा पुस्तक है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, संकटापन सभी स्पीसीज का रिकॉर्ड क्या कहलाता है, रेड डाटा पुस्तक कहलाती है। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4, आसुत जल होता है, आसुत जल होता है सुचालक, तो सॉरी ए नंबर हिमचालक, बी नंबर सुचालक, सी नंबर कुचालक, डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न क्या था आपका, प्रश्न है आपका कि आसुत जल होता है, तो आसुत जल क्या होता है, सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए, हाँ, जिसमें लवण नहीं पाए जाते तो आसुत जल कहलाता है। तो यहाँ प्रश्न है आपका आसुत जल होता है, तो क्या होता है आसुत जल, बताओ, सोचो इसके आंसर आप। तो इसका सही आंसर आ जाएगा हीन चालक। जो आसुत जल होता है कैसा होता है, हीन चालक होता है। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, किसी वस्तु के आवेश की जांच की जाती है। देखिए प्रश्न क्या है आपका, किसी वस्तु के आवेश की जांच की जाती है, ए नंबर सूक्ष्मदर्शी से, बी नंबर विद्युतदर्शी से, सी नंबर विद्युत विसर्जन से और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न है वस्तु के आवेश की जांच की जाती है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर विद्युतदर्शी से। किसी वस्तु के आवेश की जांच किससे की जाती है, तो विद्युतदर्शी से की जाती है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको जो बोर्ड परीक्षा 2024 में हुई थी उसके जो 5 विकल्प हैं, किस प्रकार के विकल्प पूछे जाते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, वह आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। यदि आपने हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको आपकी बोर्ड परीक्षा से संबंधित सभी प्रश्नों को यहाँ पे हल करके बताते जाऊँगा। सभी विषय के प्रश्न पत्र लाऊंगा, आदर्श प्रश्न पत्र बताऊँगा और याद कराने का प्रयास करूँगा कि आपको जल्द से जल्द याद हो जाए, समझ आ जाए प्रश्न के उत्तर। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 6 से 10 तक रिक्त स्थान है। क्या निर्देश, पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है। तो देखिए यहाँ पे आपका रिक्त स्थान है प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक। प्रश्न 6, अब देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, पढ़ना है इसे। प्रश्न नंबर 6 में दिया है 2,4D एक प्रकार का खालिस्तान है। आपको ये आपके कोर्स में पढ़े होंगे अध्याय 1 में, जहाँ तक देखिए आप 2 और 4D एक प्रकार का क्या है आपको ये बताना है। तो आपने यदि पुस्तक का अध्ययन किए होंगे तो आपको मालूम होगा 2 और 4D एक प्रकार का क्या है, खरपतवारनाशी है। क्या है ये, एक प्रकार से ये जो आपका कौन सा 2 और 4D एक प्रकार का क्या है, खरपतवारनाशी। यहाँ पे उत्तर क्या लिख देंगे, खरपतवारनाशी, यानी जो खरपतवार को नाश करने वाली एक दवाई है 2D और 4D। तो ये आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर हो गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है। जो वाहन होते हैं, वाहनों में सबसे कम प्रदूषक ईंधन किससे होता है, पेट्रोल से, डीजल से, CNG से या मिट्टी तेल से। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन CNG है। क्या है, CNG। इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं CNG, या आप इसे इंग्लिश में लिखना है CNG। इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 8, घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन है। जो घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन है तो वो क्या है, LPG। घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन है तो क्या है, LPG। आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, LPG। यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही, देख लेते हैं। तो घरों में उपयोग होने वाला ईंधन क्या हो गया आपका, ये यहाँ लिख देंगे LPG, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं LPG। तो घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन है तो क्या हो गया बच्चों, LPG। घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन कौन सा कहलाएगा, LPG कहलाएगा। 2 और 4D एक प्रकार का क्या है, खरपतवारनाशी है। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है, तो वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है आपका CNG। उसके बाद प्रश्न नंबर 9, किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर खालिस्तान अभिक्रिया होती है। प्रश्न को फिर से रिपीट कर देना है। किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर खालिस्तान अभिक्रिया होती है। तो कौन सी अभिक्रिया होती है, किसी भी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है, तो यहाँ पे खालिस्तान क्या आ जाएगा, रासायनिक। ये हमने रासायनिक अभिक्रिया होती है।
इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। भूपर्पटी के भीतर गहराई में विक्षोभ के कारण खालिस्तान आते हैं। भूपर्पटी यानी जो भूमि के अंदर की जो भीतर की गहराई में विक्षोभ के कारण, किसके कारण कह रहा है, विक्षोभ के कारण खालिस्तान आते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए भूपर्पटी के भीतर गहराई में विक्षोभ के कारण भूकंप आते हैं। क्या आते हैं, भूकंप। तो यहाँ खालिस्तान में लिख देंगे भूकंप। तो इस प्रकार बच्चों मैंने आपको ये 5 खालिस्तान बताया और ये पेपर में पूछे गए खालिस्तान हैं। ये आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में हुई थी, उसमें पूछे गए प्रश्न हैं। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और आपको ये भी बता दूं कि यहाँ से प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा 2025 में भी रिपीट किए जाएंगे। तो आप तैयारी अच्छे से कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। आपको 1 से 5 तक बहुविकल्पी प्रश्न बताया मैंने और 6 से 10 तक रिक्त स्थान, और इसके बाद 11 से 16 तक आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न आपके 2 अंक के रहेंगे। निर्देश दिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 से 2 वाक्यों में लिखना है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 से 2 वाक्यों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है और जो प्रत्येक प्रश्न है उसके लिए कितने अंक निर्धारित हैं, 2 अंक। प्रश्न 11, खरपतवार से फसल को क्या हानि होती है। जो आपका ये खरपतवार शब्द है इससे ही आप आंसर बना सकते हैं। खरपतवार वह होता है, वह अवांछित पौधा होता है जो आपकी फसलों में उग जाता है। जैसे आपने गेहूं की फसल लगाया और उसके अलावा जो अन्य पौधे निकल जाते हैं जिसे हम कचरा वगैरह कहते हैं, तो वो खरपतवार होता है। तो प्रश्न है आपका, खरपतवार से फसल को क्या हानि होती है। जब हम खरपतवार से फसल क्या हानि होगी, जब हम फसल को जो पानी दे रहे हैं, जल दे रहे हैं या खाद दे रहे हैं या जो प्रकाश है, ये भी क्या करेंगे, वो खरपतवार अवशोषित कर लेंगे और हमारी फसल को कम प्राप्त होगा। तो हम उत्तर कैसे लिखेंगे, तो हम उत्तर में लिखेंगे खरपतवार जल, पोषक, जगह तथा प्रकाश की उपलब्धता के लिए फसली पौधों से स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। जो खरपतवार हैं वे जल, पोषक यानी जैसे आप खाद वगैरह देते हैं, जगह जो स्थान होता है, तथा प्रकाश की उपलब्धता के लिए फसली पौधे, जो हमने फसली पौधे लगाए हैं, से ये खरपतवार क्या करता है, स्पर्धा करेगा। स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। यानी जो फसल की वृद्धि होना है वह वृद्धि नहीं हो पाती यदि खरपतवार है तो विपरीत प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार फसलों की कटाई में भी बाधा उत्पन्न करते हैं। जैसे हम फसल की कटाई करेंगे तो उस टाइम पे भी खरपतवार क्या करेंगे, बाधा उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, खरपतवार से फसल को क्या हानि होती है। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। कोलतार के 2 उपयोग लिखिए। जो कोलतार होता है उसके 2 उपयोग तो आप बता दीजिए। पहला उपयोग क्या हो गया कोलतार का, छत निर्माण सामग्री में कोलतार का उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग कीटों को भगाने वाले नेप्थलीन की गोलियां बनाने में। जो कीट होते हैं, कीटों को भगाने के लिए कौन सी गोलियां बनाई जाती हैं, नेप्थलीन की गोलियां बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, कोलतार का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 12 का उत्तर लिख देंगे, आपको 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे। ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं, 2 अंक लायक का ही लिखना है आपको। इसके बाद प्रश्न नंबर 13, बाह्य निषेचन के उदाहरण लिखिए। जो बाह्य निषेचन किसके द्वारा होते हैं उनके नाम बताना है आपको। तो बाह्य निषेचन वाले प्रमुख जीव हैं, कौन कौन से हैं, मेंढक है, टोड है, मछली, स्टारफिश आदि। ये क्या है, बाह्य निषेचन वाले। बाह्य निषेचन वाले क्या हैं, ये उदाहरण हो गए कौन, मेंढक, टोड, मछली, स्टारफिश आदि। ये आपका प्रश्न नंबर 13 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 14, किशोरावस्था में आहार का नियोजन किस प्रकार किया जाना चाहिए। जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था जो आपकी 14 वर्ष के ऊपर चालू हो जाती है, उसमें आहार मीन्स भोजन का नियोजन किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं, किशोरावस्था में शरीर की वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से होता है। जो किशोरावस्था होती है उसमें जो हमारे शरीर है, शरीर की वृद्धि एवं विकास क्या होता है, बहुत तीव्र गति से होता है। अतः संतुलित आहार का नियोजन किया जाना चाहिए और संतुलित भोजन हमें करना चाहिए। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एवं खनिजों का पर्याप्त मात्रा में समावेश हो। जो हम संतुलित आहार कर रहे हैं उस संतुलित आहार में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एवं खनिजों का पर्याप्त मात्रा में समावेश हो। इसके लिए भोजन में जब पर्याप्त मात्रा में समावेश हो तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, भोजन में दाल, चावल, रोटी, हरी सब्जियां, फल, दूध, मांस, अंडा, घी, तेल आदि का समुचित उपयोग करना चाहिए। तो ऐसा करने से किशोरावस्था में आहार का नियोजन अच्छे से किस प्रकार किया जाना चाहिए, तो वह आपको हमने बताया कि किशोरावस्था में ऐसा भोजन लेना चाहिए या किशोरावस्था में शरीर की वृद्धि और विकास तीव्र गति से होता है, अतः संतुलित आहार का नियोजन करना चाहिए। संतुलित आहार कौन सा होगा, जिसमें प्रोटीन हो, वसा हो, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एवं खनिज की पर्याप्त मात्रा में समावेश हो। इसके लिए हमें कैसे भोजन करना चाहिए, जिसमें भोजन में हमारी क्या हो, दाल हो,
जो अनेक प्रकार की तुअर दाल है, मूंग दाल है, उड़द दाल है, चना दाल है। तो जो भोजन में दाल हो, चावल, रोटी, हरी सब्जियां, फल, दूध, मांस, अंडा, घी, तेल आदि का समुचित उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 14 का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15। दाब किसे कहते हैं? तो देखिए दाब की परिभाषा, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब की परिभाषा क्या बताएंगे? किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब का सूत्र होता है बल भागित क्षेत्रफल जिस पर बल लगाया जाता है। ये दाब का सूत्र हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16। भूकंप की शक्ति के परिमाण को किस पैमाने पर व्यक्त किया जाता है? तो आप उत्तर बताएंगे, किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। प्रश्न क्या था आपका? भूकंप की शक्ति के परिमाण को किस पैमाने पर व्यक्त किया जाता है? तो आप उत्तर बताएंगे, किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। रिएक्टर पैमाने पर 7 से अधिक परिमाण का भूकंप रिएक्टर पैमाने पर 7 से अधिक परिमाण का भूकंप अधिक विनाशकारी होता है। ये आपका प्रश्न नंबर 16 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17 और प्रश्न नंबर 17 से 22 तक के लघु उत्तरीय प्रश्न है और ये प्रत्येक प्रश्न आपके 3 अंक के रहेंगे। देखिए निर्देश दिया है आपको, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखना है। जो आपको लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे उन प्रश्नों के उत्तर आपको 30 से 40 शब्दों में लिखना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको कितने अंक निर्धारित हैं? 3 अंक। तो चलिए प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है? मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों को नामांकित करते हुए स्वच्छ चित्र बनाइए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये प्रश्न अधिकतर पेपर में पूछा जाता है। तो जो मोमबत्ती की ज्वाला, तो आपको मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र जो होते हैं उनको लिखना है और किसका चित्र बनाना है? मोमबत्ती का। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे? ये मोमबत्ती का चित्र बना देंगे। ये लिख दी, ये क्या हो गई आपकी मोमबत्ती। उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या है? बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र, ये वाला। उसके बाद यहाँ पे जो भाग है ये वाला सबसे कम गर्म, यहाँ का जो भाग होता है क्या होता है? सबसे कम गर्म होता है। इसके बाद ये वाला जो आंशिक दहन वाला मध्य भाग है जो कैसा दिखाई देता है? पीला दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पे जो भाग आएगा ये वाला भाग कम गर्म होगा और उसके बाद ये जो बाह्य भाग सबसे गर्म भाग कहलाता है। ये जो बाह्य भाग है ये क्या कहलाता है? पूर्णतः दहन का बाह्य क्षेत्र है ये। और ये क्या होता है? सबसे अधिक गर्म होता है और कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। तो इस प्रकार से ये आपको मोमबत्ती का चित्र बनाना है और उनके नाम बता देना है कि कौन सा नाम किसे क्या कहते हैं। तो ये हो गई मोमबत्ती, ये सबसे गर्म यानी कि गर्म भाग को क्या कहते हैं? बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र हो गया। फिर उसके बाद ये वाला 3 भाग हैं, 1 2 3, ये आंशिक दहन वाला मध्य भाग जो पीला दिखाई देता है और ये कम गर्म है। और तीसरा भाग जो है पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र है, सबसे गर्म भाग है। और ये आपका अभी बहुविकल्पी प्रश्न में एक प्रश्न पूछा गया था। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न नंबर 17 को आप कंप्लीट कर सकते हैं। आप मोमबत्ती का चित्र बना सकते हैं, उनके नाम लिख सकते हैं। ये क्या हो गई? मोमबत्ती हो गई। ये वाला भाग देखिए, ये वाला ये जो भाग है इतना आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र हो गया जिसे काला कहते हैं और ये सबसे कम गर्म है। फिर यहाँ से देखिए ये वाला भाग, ये आंशिक दहन वाला मध्य भाग है, ये कैसा होता है? पीला और कम गर्म होता है। और ये वाला जो बाहर वाला भाग देखिए 3 भागों में बांटा गया है मोमबत्ती को। तो इस प्रकार से आप इसका चित्र बना के उसके जो विभिन्न क्षेत्रों के नाम लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 18 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 19। हमें कागज की बचत क्यों करनी चाहिए? उन कार्यों के उदाहरण दीजिए जिनके द्वारा आप कागज की बचत कर सकते हैं। तो इसका उत्तर आप अपने आधार पर बना सकते हैं। आपको टीचर ने लिखाए होंगे, टीचर से भी। तो हम सोचें कि हमें कागज की बचत क्यों करनी चाहिए? उन कार्यों के उदाहरण दीजिए जिनके द्वारा आप कागज की बचत कर सकते हैं। तो हमने उत्तर बताया, हमें कागज की बचत वनों को बचाने के लिए करनी चाहिए। हमें कागज की बचत क्यों करनी चाहिए? हमें कागज की बचत वनों को बचाने के लिए करनी चाहिए। कागज की बचत से वनों के साथ साथ कागज के उत्पादन में प्रयुक्त जल, देखिए कागज के बचत से वनों की तो बचत करना है, वनों के साथ साथ कागज के उत्पादन में प्रयुक्त जल, जो कागज बनाते हैं उसके उत्पादन में जो जल का प्रयोग किया जाता है, ऊर्जा व हानिकारक रसायनों को भी बचत होती है। यदि हम कागज की बचत करते हैं तो वनों की बचत हो रही है। वनों की बचत के साथ साथ जो कागज के उत्पादन में जल का, ऊर्जा, हानिकारक रसायनों से भी हम इसकी बचत कर सकते हैं। फिर आपका प्रश्न था, हम इन कार्यों द्वारा कागज की बचत कैसे कर सकते हैं? उन कार्यों के द्वारा तो उत्तर बता देंगे। नंबर 1, कागज का पुनः चक्रण करके। हम कागज का पुनः चक्रण, पुनः उपयोग करके
या पुनः चक्रण करके इसकी बचत कर सकते हैं। दूसरा, कागज़ का पुनः उपयोग करके, जैसे हम कागज़ में, जैसे कोरे कागज़ हम पेंसिल से लिख लें, पेंसिल से लिखने के बाद उसे रबड़ से मिटा दें तो उसका पुनः उपयोग कर सकते हैं कम से कम 2-3 बार। इस प्रकार हम कागज़ बचा सकते हैं। फिर अगला तीसरा, कागज़ का मित वैधता से उपयोग करके, ज़्यादा उपयोग ना, उसको जैसी आवश्यकता है उस आधार पर उसका उपयोग करके कागज़ की बचत के लिए जन जागरूकता अभियान चलाकर हम कागज़ बचा सकते हैं। कंप्यूटर का उपयोग करके भी हम कागज़ को बचा सकते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 18 का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 19, लैंगिक व अलैंगिक जनन में कोई 3 अंतर लिखिए। तो आपको इस प्रकार से 2 कॉलम बना लीजिए, 2 डिब्बे बना लीजिए, एक साइड लैंगिक जनन लिख दीजिए, एक साइड अलैंगिक जनन लिख दीजिए। अब इनमें अंतर बताना है। तो लैंगिक जनन क्या है? वह जनन जिसमें जीव के नर और मादा दोनों जनन अंग भाग होते हैं। वह जनन जिसमें जीव के नर और मादा दोनों जनन अंग भाग लेते हैं, जनन अंग भाग लेते हैं, लैंगिक जनन कहलाता है। और अलैंगिक जनन क्या है? वह जनन जिसमें जनन के लिए 2 लिंगों की आवश्यकता नहीं होती, अलैंगिक जनन कहलाता है। फिर दूसरा नंबर, इसमें नर, लैंगिक जनन में देखिए, लैंगिक जनन में नर और मादा युग्म बनते हैं जो निषेचन के परिणाम स्वरूप संलयित होकर युग्मज का निर्माण करते हैं, जबकि अलैंगिक जनन में युग्मकों का संलयन नहीं होता। फिर तीसरा है, लैंगिक जनन युग्मनज विकसित होकर नया जीव बनाते हैं, जबकि अलैंगिक जनक से एक या अधिक उभार विकसित होकर नए जीव को जन्म देते हैं तथा जीव विभाजित होकर 2 संतति उत्पन्न करता है। इस प्रकार से आपको लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर याद कर लीजिए, 3 अंतर लिख दीजिए, आपको 3 अंक प्राप्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20, कीट एवं मेढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान लिखिए। देखिए, कीट एवं मेढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान लिखिए। तो उत्तर में क्या लिख देंगे? कीट एवं मेढक को अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। देखिए, जो कीट एवं मेढक है वो अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। जैसे वयस्क टैडपोल से वयस्क कीट या मेढक, वयस्क या टैडपोल से वयस्क कीट या मेढक बनने के लिए इस परिवर्तन को कायांतरण कहते हैं। यहाँ पे आपको प्रश्न पूछ सकता है कायांतरण किसे कहते हैं, तो उसका उत्तर भी बन गया। कीटों में इसका नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है, जबकि मेढक में इसका नियंत्रण थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन थायरॉक्सिन द्वारा होता है। थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कीट एवं मेढक के जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का विशेष महत्व है। इसके बिना उनका जीवन चक्र पूर्ण नहीं हो सकता। एक बार इस प्रश्न का उत्तर रिपीट कर दे रहे हैं। कीट एवं मेढक को अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। जैसे वयस्क टैडपोड से वयस्क कीट या मेढक बनने के इस परिवर्तन को, वयस्क टैडपोड से वयस्क कीट या मेढक बनने के इस परिवर्तन को कायांतरण कहते हैं। कीटों में इसका नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है। कीटों में इसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? कीट हार्मोन द्वारा होता है, जबकि मेढक में इसका नियंत्रण थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन थायरॉक्सिन द्वारा होता है। थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कीट एवं मेढक के जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का विशेष महत्व है। इसके बिना उनका जीवन चक्र पूर्ण नहीं हो सकता। इस प्रकार बच्चों आप प्रश्न नंबर 20 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 21, कुली भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े को गोल लपेटकर क्यों रखते हैं? प्रश्न क्या है? कुली यानी जो रेलवे स्टेशन वगैरह में जो होते हैं, जो बोझ वगैरह अपने सर पे सामान लेके जाते हैं, वो कुली कहलाते हैं। तो कुली भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े को गोल लपेटकर क्यों रखते हैं? तो इसका उत्तर आप बताएंगे। कुली भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े को गोल लपेटकर इसलिए रखते हैं क्योंकि सिर पर कपड़े को गोल लपेटकर रखने से वे अपने शरीर से बोझ के संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। इससे उनके शरीर पर लगने वाला दाब कम हो जाता है और वे बोझ को आसानी से उठा लेते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 21 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 22, क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? प्रश्न क्या है? क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? यदि नहीं तो इसे चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उत्तर देखिए, नहीं, शुद्ध जल लवणों से मुक्त होने के कारण विद्युत का चालन नहीं करता है।
देखिए, शुद्ध जल जो होता है लवण यानी कि नमक से मुक्त होने के कारण, शुद्ध जल में क्या होता है, लवण नहीं होते, उससे वो कैसा होता है, मुक्त होने के कारण वह विद्युत का चालन नहीं करता, क्योंकि वह विद्युत का कुचालक होता है, वह विद्युत का कुचालक होता है। इसे चालक बनाने के लिए हम इसमें लवणों को घोल सकते हैं। ऐसा करने से वह विद्युत का सुचालक बन जाएगा और विद्युत का चालन करने लगेगा। यह आपका प्रश्न नंबर 22 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 से प्रश्न नंबर 26 तक के जो प्रश्न रहेंगे आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न आपके 5 अंक के रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न में आपको जो कितने शब्दों में लिखना है वह निर्धारित कर दिया गया है कि आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखना है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 23। हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 5 उपयोग बताइए। प्रश्न क्या है, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 5 उपयोग बताइए। तो आप उत्तर क्या बताएंगे, उत्तर में लिखेंगे हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के 5 उपयोग। नंबर 1, सूक्ष्म जीवों का उपयोग पर्यावरण को स्वच्छ रखने में किया जाता है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका उपयोग काय के लिए किया जाता है, पर्यावरण को स्वच्छ रखने में किया जाता है। दूसरा, जीवाणुओं का उपयोग औषधि बनाने में किया जाता है। जो जीवाणु होते हैं उनका उपयोग किसके लिए किया जाता है, औषधि बनाने में किया जाता है। तीसरा उपयोग, इनका उपयोग टीका बनाने में किया जाता है। जो टीका बनते हैं, टीके वगैरह, तो सूक्ष्म जीवों का उपयोग काय में किया जाता है, टीका बनाने में किया जाता है। सूक्ष्म जीव पौधों को रोगों से बचाने में भी सहायक हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वे पौधों को रोगों से बचाने में भी सहायक होते हैं। सूक्ष्म जीव जंतुओं को बीमारी से बचाने में सहायक हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वे जंतुओं को बीमारी से बचाने में सहायक होते हैं। सूक्ष्म जीव द्वारा या सूक्ष्म जीव किण्वन प्रक्रिया में सहायक हैं। फिर अगला है, सूक्ष्म जीव कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में सहायक हैं। इस प्रकार बच्चों आपका जो प्रश्न नंबर 23 था, प्रश्न नंबर 23 क्या था, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 5 उपयोग बताइए। तो वह 5 उपयोग आपको हमने बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 24। घर्षण से होने वाले लाभ एवं हानियां लिखिए। देखिए, जो घर्षण है उससे होने वाले लाभ और हानियां आपको बताना है और ये प्रश्न कितने अंक का है, 5 अंक का है। तो हम पहले लाभ बता देते हैं। घर्षण से होने वाले लाभ कौन से हैं, घर्षण के बिना हम चल नहीं सकते। पहला लाभ, यदि घर्षण नहीं है तो हम क्या होगा, चल नहीं सकेंगे, तो घर्षण होना आवश्यक है। दूसरा, भोजन को चबाना भी घर्षण के कारण है, दूसरा लाभ। तीसरा लाभ, घर्षण के कारण लिखना संभव नहीं है। जो हम पेन से कॉपी में लिखते हैं यदि घर्षण ना हो तो हम लिख नहीं सकते, तो इसलिए घर्षण होना आवश्यक है, उसका तीसरा लाभ हो गया। चौथा लाभ, घर्षण के कारण ही वाहनों पर ब्रेक लगाकर हम उन्हें रोक सकते हैं। यदि घर्षण है तो हम जो वाहन, साइकिल है, मोटरसाइकिल है या कार, बस, इन्हें हम कब रोक सकते हैं, घर्षण है तो ही हम ब्रेक लगाकर रोक सकते हैं। तो ये चौथा लाभ हुआ। पांचवा लाभ क्या है, घर्षण के कारण ही हम दीवार पर कील ठोक सकते हैं। जो कीलें वगैरह ठोकते हैं कि नहीं, तो किसके कारण ठोक सकते हैं हम, घर्षण के कारण। तो ये हमारे घर्षण से होने वाले लाभ हो गए। लेकिन लाभ भी हैं तो उससे हानियां भी हैं। घर्षण से होने वाली हानियां कौन सी हैं, देखिए, घर्षण से मशीनों के पुर्जे घिस जाते हैं। मशीनों के पुर्जे घिस जाते हैं ना, घर्षण, बार बार घर्षण हुआ तो क्या होगा, मशीनों के पुर्जे घिस जाएंगे। फिर अगला, मशीनों की दक्षता घट जाती है। जो मशीन की दक्षता है उसकी क्षमता जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तीसरा, मशीनों को दी गई ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाता है। इस प्रकार बच्चों आप जो प्रश्न नंबर 24 से घर्षण से होने वाले लाभ और हानियां आप बता सकते हैं। ये कितने अंक का प्रश्न है, 5 अंक का। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 25। ये भी प्रश्न कितने अंक का है आपका, 5 अंक का है। प्रश्न क्या है, मानव कर्ण, कर्ण मीन्स मानव का कान का नामांकित चित्र बनाकर उसकी कार्य प्रणाली लिखिए। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार मानव कर्ण यानी मानव कान का चित्र बना लेंगे और उसकी कार्य प्रणाली लिख लेंगे। तो इसका कान और आँख का चित्र की तो आप तैयारी ही कर लीजिए, क्योंकि कान या आँख पेपर में आता ही है चित्र बनाने के लिए, और उसके जो कार्य प्रणाली है या उनके नाम लिखने के लिए पेपर में आते हैं। तो आप यहाँ कान के बारे में पूछा है तो आपको हो सकता है 2025 में क्या आँख के बारे में पूछ ले। तो इसकी कार्य प्रणाली क्या है, जब ध्वनि हमारे कान में प्रवेश करती है, ध्वनि मीन्स जब आवाज़ हमारे कान में क्या करती है, प्रवेश करती है, तो यह एक नली से गुजरकर कर्णपटह तक पहुंचती है। देखिए, जब ध्वनि हमारे कान में प्रवेश करती है तो यह एक नली से गुजरकर कर्णपटह तक पहुंचती है। ध्वनि के कंपन कर्णपटह को कंपित कर देते हैं। कर्णपटह कंपनों को आंतर कर्ण तक भेज देता है, वहां से संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। इस प्रकार हम ध्वनि सुन पाते हैं। तो ये मानव कान की कार्यप्रणाली क्या थी वह आपको हमने बताया, और उसका चित्र भी यहाँ बता दिया, आपकी पुस्तक में भी दिया है, आप प्रैक्टिस कर लीजिए। मानव की आँख या कान का चित्र आपको पेपर में आता है, उसकी कार्यप्रणाली पूछता है। इसके बाद इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है,
और जो आपके पेपर का भी अंतिम प्रश्न रहेगा। आपके प्रश्न 1 से 26 प्रश्न रहेंगे और आपको बता दिया कि कौन सा पहला प्रश्न 1 से कहाँ तक, प्रश्न नंबर 1 से 5 तक आपके क्या रहेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न, फिर 6 से 10 तक रिक्त स्थान, फिर 11 से 16 तक अति लघु उत्तरी, फिर 17 से 22 तक लघु उत्तरी और 23 से 26 तक कैसे रहेंगे आपके प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। आप देखते हैं कि प्रश्न नंबर 1 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है और 11 से 16 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, 17 से 22 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है और 23 से 26 तक जो आपके 4 प्रश्न हैं, चारों प्रश्न किसके हैं, 5 अंक के हैं। तो आपको तैयारी अच्छे से कर लीजिए, जो आपकी वार्षिक परीक्षा भी होने वाली है, फरवरी में होने वाली है। देखिए अब प्रश्न नंबर 26 क्या कहा है, क्लाइडोस्कोप। क्लाइडोस्कोप के निर्माण के विभिन्न बिंदु लिखिए, एक नंबर, और दूसरा नंबर दिया है क्लाइडोस्कोप का चित्र बनाइए। तो सबसे पहले तो क्लाइडोस्कोप का निर्माण के विभिन्न बिंदु, यानी क्लाइडोस्कोप हमको कैसे बनाना है उसके बिंदु बताना है। तो चलिए देखते हैं क्लाइडोस्कोप के निर्माण के विभिन्न बिंदु क्या। देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे हम। क्लाइडोस्कोप गत्ते या मोटे पेपर शीट की बनी एक बेलनाकार ट्यूब होती है। जो क्लाइडोस्कोप होता है वो क्या है, गत्ते या मोटे पेपर, गत्ते यानी जो आपके कोई भी टुकड़े होते हैं, तो गत्ते या मोटे पेपर शीट की बनी एक बेलनाकार ट्यूब होती है। इस ट्यूब के में दर्पण की 3 आयताकार पट्टियां होती हैं। देखिए क्लाइडोस्कोप गत्ते या मोटे पेपर शीट की एक बनी एक बेलनाकार ट्यूब होती है। इस ट्यूब में दर्पण की 3 आयताकार पट्टियां प्रिज्म की आकृति में जोड़कर दृढ़ता से ट्यूब में लगा देते हैं। ध्यान रख रहे कि ट्यूब दर्पण की पट्टियों से थोड़ी लंबी हो। ट्यूब के एक सिरे को एक ऐसी डिस्क से बंद कर देते हैं जिसमें अंदर का दृश्य देखने के लिए एक छिद्र बना हो। इस डिस्क को टिकाऊ बनाने के लिए इसके नीचे पारदर्शी प्लास्टिक की शीट चिपका देते हैं। ट्यूब के दूसरे सिरे पर समतल कांच की एक वृत्ताकार प्लेट दर्पणों को छूते हुए लगा देते हैं। इस प्लेट पर छोटे छोटे रंगीन कांच के टुकड़े रख देते हैं। ट्यूब के इस सिरे को घिसे हुए कागज की प्लेट में बंद कर देते हैं। रंगीन टुकड़ों को हिलने डुलने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। इस प्रकार हम क्लाइडोस्कोप की संरचना कर सकते हैं और क्लाइडोस्कोप का नामांकित चित्र इस प्रकार से बनाएंगे। देखिए ये क्या है, जो कांच की जो 3 प्लेट लगी हुई हैं आयताकार, इसमें ये घिसे हुए ये दर्पण की पट्टियाँ हो गई है, 1 2 3 यहाँ पर लग गई। यहाँ पे क्या रहेगा, आपका छिद्र रहेगा, ये आपकी गोल डिस्क रहेगी। उसके बाद यहाँ पे जो है समतल कांच की प्लेट हो गई है, समतल कांच की प्लेट लगा दी, घिसे हुए कांच की प्लेट ये वाली हो गई और कांच के रंगीन टुकड़े। तो इस प्रकार से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और क्लाइडोस्कोप का उपयोग विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाने के लिए, जैसे हम डिजाइन बनाने के लिए किया जाता है। जैसे आपके कपड़ों में विभिन्न प्रकार की डिजाइनें आती हैं तो उसमें क्लाइडोस्कोप का उपयोग किया जाता है। और जैसे आपका जो फर्श वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पे टाइल्स वगैरह लगती हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार की डिजाइन, है ना, विभिन्न प्रकार की डिजाइन बनाने में इसका क्लाइडोस्कोप का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार बच्चों ये आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो आपका बोर्ड परीक्षा जो हुई थी कब, 2024 में, उसके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर यहाँ बताया। आप कह रहे हो सर ये तो पेपर 2024 में हुआ था, अब 2025 थोड़ी कहेंगे इससे। तो नहीं बेटा, इससे बहुत से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको इससे तैयारी करना है। और आपको ये मालूम चल गया है कि आपका पेपर किस प्रकार से आएगा, आपको किस प्रकार कितने शब्दों में लिखना है और कैसी मार्किंग मिलती है। बच्चों मैंने आपको तो ये विज्ञान का बताया, इसी प्रकार गणित है, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और सभी विषय जो आपके 6 विषय होते हैं, 6 विषय के बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2024 के बताने के साथ साथ जो प्रादर्श प्रश्न पत्र हैं और किस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में आएंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस के माध्यम से बताऊंगा। यदि आपने हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और जो आपकी जो क्या कहते हैं जो बटन है ऑल कर दीजिए, जो जिससे आपको वो जो नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। और जो वीडियो आपको प्राप्त होते हैं इन वीडियो को आप अपने दोस्त भाइयों के ग्रुपों में शेयर जरूर कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे आपका जो बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2024 समाप्त हुआ। आप हमारे चैनल में जाकर प्ले लिस्ट में भी देख सकते हैं, हमने 8 ग्रेड के भी वीडियो डाले हैं। ठीक है बच्चों।